दोस्तों परसों वाले दिन मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी के अंदर एक परिवार के 11 सदस्य घर के ही अंदर मृत पाए गए थे। अब उसमें जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो होता क्या है कि 10 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूल के अपनी जान दी थी या फिर उन 10 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। और उस घर की जो बुजुर्ग महिला थी, उस महिला का जो शव था ये कमरे के अंदर बरामद होता है। हालांकि पुलिस इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरी छानबीन करती है। तो पुलिस की छानबीन में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि इस घर का जो छोटा वाला बेटा था और उनकी जितनी भी संतानें थीं, यानी टोटल मिलाकर इस घर के 11 लोग, ये 11 के 11 लोग जो थे वो एक तरीके से अंधविश्वास में इस तरीके से गुम हो जाते हैं। और उसके बाद में ये लोग कुछ इस तरीके की मन की शांति के लिए कुछ ऐसे घर के ही अंदर कुछ ऐसे टोटके करते हैं और उसके बाद में ये जो पूरा परिवार था ये अपनी जान दे देता है। हालांकि ये पूरी जांच के विषय था, लेकिन पुलिस ने इसमें अपनी जांच की थी, लेकिन कोई भी चीज़ें ऐसी संदिग्ध दिखाई नहीं पड़ी थी जिसमें ये अंदेशा लगाया जा सके कि ये कत्ल था या फिर ये कोई आत्महत्या थी। बहरहाल दोस्तों एक ऐसी कहानी थी जो एक पहेली थी, मैंने आप लोग को सुनाई थी। जिन लोगों ने नहीं सुनी हो वो मेरे चैनल पर विजिट कर और जो कल के दिन वीडियो पोस्ट हुआ है उससे पहले वाले दिन का वीडियो, यानी कि अब से दूसरा वाला वीडियो, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं जाकर। उस कहानी से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और आप लोग ये भी सोचेंगे कि ये कहानी थी एक तरीके से और आमतौर पर जो हमारी कहानियाँ आती हैं उन सारी कहानियों से हटके भी थी। तो आप लोग एक बार जाकर उस कहानी को ज़रूर चेकआउट करिएगा। और दोस्तों जैसे जैसे इंसान की जो मानसिकता है ये अवैध संबंधों में या फिर जो इश्कबाजी आजकल चल रही है उन सारी चीज़ों में इंसान जब घुसता है तो उसकी जो मानसिकता है वो इस तरीके से गिर जाती है, वो इस तरीके से क्राइम के रास्ते पर चल पड़ता है कि उसके बाद में वो प्लानिंग के तहत सब कुछ करता है। वो इश्क करता है, मोहब्बत करता है, अवैध संबंधों में जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि वो ये सब कुछ कर रहा है और इसका अंजाम क्या होगा। और उसके बाद में वो व्यक्ति जो उसकी मोहब्बत कहें या फिर अवैध संबंध कहें या फिर हवस कहें, उन सारी चीज़ों में घुसकर इंसान क्राइम को अंजाम देता है। और वो सोचता है कि शायद उसने जो क्राइम किया है उसके बारे में ना तो किसी को पता चलेगा और वो चोरी चोरी चुपके जो कुछ करेगा वो सारा बच के इससे निकल जाएगा और उसके बाद में अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएगा। लेकिन ये सिर्फ उसके ख्वाब होते हैं, ख्याल होते हैं। उसके बाद में जब इंसान क्राइम कर देता है, उसके बाद में जब उसे पुलिस पकड़ती है और पूरे मामले का खुलासा करती है तो उसके बाद में वो व्यक्ति यही सोचता है कि काश उसने सोच समझ कर काम लिया होता, वो अवैध संबंधों में ना गया होता, अपने परिवार के साथ में एक खुशहाल ज़िंदगी बिताता और वो क्राइम ना करता। लेकिन बाद में पछताने के सिवा दूसरा कोई चारा होता नहीं है और इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारता है। और दोस्तों आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक व्यक्ति जो कि अच्छा भला एक स्कूल में जॉब करता है। अब स्कूल में जॉब करता है, उसके बाद में ये खेती किसानी भी करता है, लेकिन इसकी खेत के ही बगल में एक महिला थी जो अक्सर अपने खेत पे आती थी और उसी बीच में इस महिला के साथ में इस व्यक्ति के रिश्ते जुड़ जाते हैं। और उसके बाद में इस पूरी घटना के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर जो होता है, यकीन मानिए दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान कर देंगे। अच्छा, आज के दिन की कहानी मैं शुरू करूँ उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको एक चीज़ से कराना चाहूँगा। आप यहाँ पे आज जो देख रहे होंगे ये घड़ी है और आज मैं अपने घर का कुछ सामान इधर उधर कर रहा था तो मुझे ये घड़ी मिली। तो इसकी घड़ी के बारे में मैंने अपने पिताजी से पता किया कि ये घड़ी कहाँ से आई, बहुत पुरानी है, यूनिक है। तो पिताजी ने कहा कि उनके जो पिताजी थे यानी कि मेरे जो दादाजी थे ये गवर्नमेंट सर्विस में थे और साल 1937 या फिर 38 की बात है जब वो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए थे तो उनको ये जो घड़ी थी ये गिफ्ट में मिली थी। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती हैं, इसलिए मैंने इसे अपने जो टेबल है उस पर रख लिया है। और अगर आप लोग को ये घड़ी यहाँ पर रखी हुई अच्छी लग रही है तो एक बार आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा घटना का रुख करते हैं। दोस्तों आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर। और दोस्तों इसी बिजनौर में एक जगह पड़ती है धामपुर और इसी धामपुर के अंतर्गत यानी धामपुर जो थाना है इसके अंतर्गत एक गांव आता है जिसको बोलते हैं हकीमपुर मेघा। अब दोस्तों इसी हकीमपुर मेघा नाम का जो गांव है, इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं जिस व्यक्ति का नाम है शिवचरण। अब शिवचरण का एक बेटा है जिसका नाम है महेंद्र सिंह चौहान, उम्र लगभग 45 साल के आसपास है। अब महेंद्र सिंह चौहान अपनी पत्नी जिसका नाम कमलेश, उसके साथ में अपनी अच्छी भरी ज़िंदगी गुजार रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है एक बेटी है।
सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इसी 29 तारीख को ये जो महेंद्र सिंह चौहान है अपने घर से किसी काम के सिलसिले में शहर के लिए निकलता है। लेकिन ये काम के सिलसिले में निकलता तो है, लेकिन उसके बाद से कभी लौट कर नहीं आता। अब जब सुबह को निकलता है, दोपहर होती है। अब घर परिवार वाले सोचते हैं कि शाम को लौट आएगा, लेकिन दोस्तों शाम भी हो जाती है। अब जब शाम होती है तो घर परिवार वालों की चिंता बढ़ती है। रात के 8 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। अब घर परिवार वाले बहुत परेशान, इसलिए ये अपने बेटे की एक तरीके से जो उसका फ़ोन था उस फ़ोन को ड्राइव करते हैं। अब जैसे ही फ़ोन को लगाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ, क्योंकि फ़ोन अगर ऑफ है तो फिर लगेगा कैसे, नॉट रीचेबल बताता है। अब जैसे ही मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, अब जो घर परिवार वाले थे इनकी चिंता बढ़ जाती है। घर परिवार वालों की चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आमतौर पर दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर होता है, अगर नंबर लगाकर उससे बात हो जाती है और वो घर परिवार का जो भी व्यक्ति बाहर गया हुआ है वो बता देता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी या फिर कुछ काम है उसके सिलसिले में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो एक तरीके से जो घर परिवार के लोग होते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं, उनकी जो चिंता होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ तो नंबर ही स्विच ऑफ बता रहे हैं, इसलिए अब घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए अभी अपनी बेटी की तलाश शुरू करते हैं। जहाँ पर गया था वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है यहाँ पर तो आए नहीं। उसके बाद में सोचते हैं कि शायद गांव में अगर कोई मिलने वाला व्यक्ति हो, वहाँ बैठ गए हो, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, चार्ज ना हुआ हो, इस वजह से ऑफ बता रहा है। इसलिए अब पूरे गांव के अंदर जहाँ जहाँ उसका उठना बैठना था, जिसका नाम महेंद्र सिंह चौहान, उसको हर जगह ढूंढा जाता है। लेकिन जो भी मिलने वाले होते हैं वो सारे के सारे लोग यही बताते हैं कि महेंद्र चौहान को तो हमने देखा नहीं। अब घर परिवार वाले बहुत परेशान, जैसे तैसे पूरा घर रात के समय घर में ही बैठा रहता है। जो पत्नी है जिसका नाम कमलेश है, अब वो भी परेशान, दोनों बच्चे वो भी ज़्यादा परेशान है, पिता वो भी परेशान। होते करते दोस्तों परिवार वालों की चिंता खत्म नहीं होती। पूरी रात ऐसे ही इंतज़ार करते करते गुजर जाती है कि कहीं से कोई फ़ोन आ जाए या फिर महेंद्र सिंह चौहान है वो खुद आ जाए। लेकिन ना तो महेंद्र सिंह चौहान आते हैं, ना तो उनका कोई कॉल आता है। अब सुबह को जैसे ही 30 जनवरी आती है, 30 जनवरी वाले दिन जो पिता हैं जिनका नाम शिवचरण, ये दौड़े दौड़े भागे भागे इसी धामपुर थाने में पहुँचते हैं। और धामपुर थाने में पहुँचने के बाद में ये अपने बेटे महेंद्र सिंह चौहान की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और बताते हैं कि साहब मेरा बेटा सुबह को काम से निकला था लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो इस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं। और दोस्तों गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद में ये जो पुलिस थी अब छानबीन शुरू करती है। अब पुलिस जो छानबीन शुरू करती है, शुरुआत में तो इन लोगों से पूछा जाता है कि वो कहाँ गया था, सारी जगह बताई जाती है, एड्रेस बताया जाता है, वहाँ पर भी पुलिस पहुँचती है। गांव में भी सारे मिलने वालों से या फिर हर किसी से पूछा जाता है कि किसी ने उसे आते देखा, जाते दिखा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वो गया हो। हर जगह ढूंढा जाता है। लेकिन दोस्तों होते करते 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अब दोस्तों इधर परिवार वाले जो थे वो लगातार थाने के चक्कर लगा रहे थे कि उनके बेटे का कोई पता चला। इधर पुलिस जो थी वो ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, लेकिन कहीं से भी उस व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र सिंह चौहान था उसका कोई भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों होते करते लगभग 8 से 10 दिन का समय गुजर जाता है। ना तो उस महेंद्र सिंह चौहान का कोई पता चला था, ना तो वो घर वापस आया था, ना तो उसका कोई कॉल आया था। अब इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना जो महेंद्र सिंह चौहान है उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाए। अब उसके बाद में जो महेंद्र सिंह चौहान है उनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, लेकिन कॉल डिटेल से भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आता है। अब उसके बाद में जो पिता हैं जिनका नाम शिवचरण, उनको बुलाया जाता है पुलिस थाने में। उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी रही या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें, पैसे का लेन देन या फिर ज़मीनी कोई भी बात। तो जो घर परिवार वाले जो होते हैं और पिताजी जो होते हैं वो बताते हैं कि उनका जो बेटा है ये काफ़ी ज़्यादा मिलनसार था और पूरे ही गांव के अंदर जो उसका अच्छा नेचर था, जो उसका व्यवहार था, उसकी वजह से उसका हर कोई व्यक्ति दोस्त था। एक तरीके से उसकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी, ना तो किसी से कोई रंजिश। जो भी उससे मिलता था सबसे सलाम दुआ नमस्ते बरकरार थी। लेकिन कहीं से भी ऐसी चीज़ें जब नहीं मिलती हैं, पुलिस वालों को कोई रंजिश का मामला सामने नहीं आता है, तो उसके बाद में जो पिताजी होते हैं जिनका नाम शिवचरण, ये शिवचरण पुलिस को बताते हैं कि दरअसल उनके बेटे की जो पत्नी है जिसका नाम कमलेश है, यानी उनकी जो बहू है, उसने ही कहीं ना कहीं उनके बेटे के साथ में कुछ तो गलत किया है। इसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस कमलेश का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसका CDR निकालते हैं। अब दोस्तों जैसे ही CDR निकाला जाता है तो पुलिस को इसमें कुछ संदिग्ध कॉलें दिखाई पड़ती हैं। अब जैसे ही पुलिस को एक नंबर दिखाई पड़ता है जिस पर कई बार कॉल की गई थी और लगातार जिस नंबर पर कॉल की गई थी, इस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि जो नंबर है ये किसी मनोज नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। मनोज जो कि पास में ही एक गाँव पड़ता है जिसका गाँव है तीबड़ी गाँव। इसी गांव में रहने वाले राजपाल जिनका बेटा मनोज, जो कि महाराणा प्रताप स्कूल पढ़ता है, उस स्कूल में एक नौकरी करता है और इसका जो खेत है इसी महेंद्र सिंह के खेत के आसपास है।
अब पुलिस को जब ये पता चलता है कि इसी नंबर पर कॉल की गई है, उसके बाद में शक के आधार पर इस मनोज को गिरफ्तार किया जाता है और मनोज को गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है। अब दोस्तों पुलिस जब मनोज को पुलिस थाने लेके आती है और इसे जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है, तो शुरुआत में तो जो मनोज था ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है। जैसे हर कातिल बचने से पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, उसी तरीके से मनोज पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है। उससे कहता है कि साहब मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस अच्छी भली नौकरी कर रहा था, अभी 2 दिन पहले मेरी नौकरी छूट गई है और उसके खेत के बराबर में मेरा खेत ज़रूर है, लेकिन ऐसा कोई मेरा उससे लेना देना नहीं था, ऐसा कोई मेरा उसके साथ में कोई झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से मैं उसका कत्ल कर दूंगा या फिर कुछ और। लेकिन दोस्तों जब पुलिस उसके ऊपर अपनी सख्ती दिखाती है और पुलिस जो उसको कॉल डिटेल दिखाती है और उसके आधार पर जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो उसके बाद में वो अपना कत्ल करने का जो जुर्म होता है उसको कबूल कर लेता है। लेकिन कत्ल करने के बाद में वो पुलिस को लगातार घुमाता है फिराता है। शव का जो उसने शव को जहाँ ठिकाने लगाया था उस बारे में पुलिस पूछती है कि तुमने शव को कहाँ ठिकाने लगाया, तो शव के लिए वो पुलिस से झूठ बोलता है, इधर उधर की बातें बताता है। 2 दिन तक पुलिस को इधर उधर लेकर घूमता रहता है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब उससे और ज़्यादा सख्ती दिखाती है, क्योंकि 2 दिन से वहाँ पर लेकर घूम रहा था, शव तो बरामद हुआ नहीं। अब पुलिस उससे पूछती है आखिर तुमने शव कहाँ फेंका, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। अब जैसे पुलिस उसके ऊपर थोड़ी सख्ती दिखाती है तो उसके बाद में वो टूटता है और टूटने के बाद में अलग कहानी बताता है। दरअसल वो बताता है कि वो इसी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जो धामपुर थाना है और इस पे जो गांव पड़ता है तीबली गांव, जो कि हकीमपुर के पास वाला ही गांव है, वहीं पर रहता है और मनोज के ही खेत के पास में उसका खेत है। अक्सर वो उस खेत पर जाया करता था। वहीं पर उसकी मुलाकात जो कमलेश है उससे हुई। जब इसकी मुलाकात वहाँ पर कमलेश से होती है तो दोनों के बीच में हाय हेलो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहीं पर इन दोनों के बीच में एक तरीके से ऐसा रिश्ता बन जाता है जिस रिश्ते की जो हमारा समाज है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। दरअसल महेश और कमलेश ये दोनों एक दूसरे के साथ में अवैध संबंधों में आ जाते हैं। सॉरी, जो नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसका नाम मनोज है। अब मनोज और कमलेश जब इन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं तो उसके बाद में इन दोनों का खेत पे ही मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और एक बार जब उनके बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं तो उसके बाद फिर रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती है कि इनको आप भले ही कितना छुपाएं, कितना ही 7 तालों में बंद कर लें, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि समाज के सामने उजागर होती हैं। भले ही बिल्ली दूध जो पीती हो वो आँख में मींद के पीती हो, लेकिन घर परिवार वालों को ये पता चलता है कि बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली को भले ही लगता है कि उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है वैसे लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लोगों को दिखाई भी पड़ता है और ये बातें लोगों के सामने भी आती हैं। अब इसी प्रकार से जो महेंद्र सिंह चौहान थे इनको अपनी पत्नी कमलेश के बारे में पता चल जाता है कि कमलेश का जो उसके एक पड़ोसी है खेत वाला मनोज, उसके साथ में ही अवैध संबंध है। अब जब इसको ये पता चलता है कि उसका मनोज के साथ में अवैध संबंध है तो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, उसके साथ में झगड़ा तकरार होती है। लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी से झगड़ा तकरार तो करता है, लेकिन इसकी जो पत्नी थी अपने पति को भरोसा दिलाती है कि उसका ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद में वो मनोज को कॉल करती है और मनोज को कॉल करने के बाद में कहती है कि उसके पति को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। अब वो मुझे बाहर आने भी नहीं देता, मेरे ऊपर नज़र रखता है, मेरे फ़ोन को भी चेक करता है। अब जैसे ही मनोज ये बातें सुनता है तो उसके बाद में मनोज और जो नाम है कमलेश ये दोनों मिलकर एक साजिश रचते हैं, एक प्लान करते हैं। उसके तहत ये फैसला लेते हैं कि जो महेंद्र सिंह चौहान है उसको इस दुनिया से ही हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देना चाहिए। उसके बाद में एक प्लान करते हैं। उसके बाद में जो मनोज था ये अपने एक दोस्त को इस प्लान में शामिल करता है और इसी 29 जनवरी को जो महेंद्र सिंह चौहान है जब ये अपने घर से निकलता है तो जो पत्नी कमलेश होती है ये मनोज को बता देती है कि इस तरीके से गया हुआ है। वहीं पर रास्ते में मनोज उसे घेर कर और उसके गले पर तेज़ धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में महेंद्र सिंह चौहान के शव को वो वहीं पर जो स्कूल पढ़ता है महाराणा प्रताप स्कूल, उस स्कूल के गटर में उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद में ये पूरी कहानी पुलिस तक पहुंचती है। हालांकि ये पत्नी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लगातार परिवार वालों के सामने रोना पिटाना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो क्राइम था ये पुलिस से छुप नहीं पाया। आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर जेल भेजने की तैयारी की है। बाकी जो मनोज है इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड है फिर नहीं है, इसकी तलाश जारी की जा रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में, इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कि जो महिला थी इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को तो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया, अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन अब ये अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। लेकिन भले ही दोस्तों इस महिला को सज़ा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, ज़रा सोचिए उस बच्चे का
और उस बच्ची का क्या कसूर है? उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है और माँ जो है वो अपनी ज़िंदगी अब जेल में गुजारेगी। दोस्तों, इंसान क्राइम करता है, लेकिन क्राइम करने से पहले वो अपने घर परिवार वालों के बारे में नहीं सोचता है और ये भी नहीं सोचता है कि क्राइम एक दिन ना एक दिन पुलिस के सामने आता है और उसके बाद में उसका जो होगा, उसका अंजाम क्या होगा, ये भी नहीं सोचता है। आप लोग जो भी बोले इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में कमेंट्स में लिखिएगा। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल का। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आज लाइव सुना। सबसे पहले कमेंट कर रहा हूँ, लाइक कर दिया है और सभी को लाइक करना चाहिए। तो मोहम्मद इकबाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब लोगों से लाइक करने की गुजारिश भी की है। और मैं भी आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें। चैनल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में है। पहला चैनल डिलीट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा दूसरा चैनल है, 186 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पटरी पर हमारा चैनल लौट नहीं पाया है। दोस्तों, उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मुजाहिद खान का है। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत दुखद कहानी है। मैं आपकी हर कहानी रेगुलर सुनता हूँ और लाइक कमेंट करता हूँ। मुजाहिद खान, ग्राम अली नगला, ज़िला बदायूं से। तो मुजाहिद खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इरशाद अंसारी हैं जो लिखते हैं, गुड सर। तो इरशाद अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद निखिल सैनी हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर जी, कुशीनगर ज़िले से हमारी कहानी सुनते हैं। तो नमस्कार भैया, आप कैसे हैं और आपका धन्यवाद कि आपने कॉमेंट्स किया। उसके बाद में प्रिंस अली जी हैं जो कि 3 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में सुजीत मंडल वेस्ट बंगाल से हमारी कहानी सुनते हैं, 4 से 5 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। सुनील चौधरी जी बीकानेर सेंट्रल जेल से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद नासिर पठान है, सलाम करते हैं, वालेकुम सलाम भैया, कैसे हैं। उसके बाद में नम्मू खान हैं, लिखते हैं, नम्मू खान हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में फराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं, डेली आई एम वाचिंग योर वीडियोस बट नॉट गिविंग कमेंट्स टुडे, स्टोरीज आर वेरी टेरेबल। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद फराज सिद्दीकी जी। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं, क्या ज़माना आ गया है भाई साहब। रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं, सर जी नमस्कार, राम धीरज मौर्य, कैसे हो सर जी। तो राम धीरज जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में नौशाद अली हैं, लिखते हैं, सर जी मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है, 5 साल तक हमारा रिश्ता रहा था पर उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, आप कोई मशवरा दीजिए। तो भाई नौशाद अली जी, जो मैं एक तरीके से कह भी नहीं सकता कि आप जिसके साथ में रिलेशन में थे उसकी शादी हो चुकी है और आप उसको भूल नहीं पा रहे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी किसी से प्यार करता था, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं उसको आज के टाइम पे याद भी नहीं करता। दोस्तों, किसी की अगर शादी हो जाती है तो हमें चाहिए कि हम उसको एक तरीके से भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें और एक तरीके से आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र करें। आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ज़िंदगी सिर्फ एक बार गॉड गिफ्ट है, आप उस ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। जो चीज़ें गुजर गई उन चीज़ों को भूल जाइए और आने वाली ज़िंदगी को संवारिए। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फराज भाई, केरल की एक स्टोरी है, नाबालिग भाई ने नाबालिग बहन के साथ प्रेगनेंट कर ऐसा किया था। तो भाई मैं देखूंगा, लेकिन मैंने कल के दिन आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक भाई ने एक तरीके से पॉर्न मूवी देखकर मोबाइल के अंदर अपनी ही बहन के साथ में उसने गलत काम किया और उसके बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उस दरिंदे ने अपनी बहन की हत्या भी कर दी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, इंडियन शोएब अख्तर हैं, लिखते हैं, हेलो सर, दिस इज शोएब अख्तर, यस्टरडे आई हैड कमेंट ऑन योर वीडियो अबाउट 1K सब्सक्राइबर, यू रिप्लाई वाज ऑसम बट यू फॉरगेट टू टेल माई नेम। इंडियन शोएब अख्तर जी, मैंने आपका कमेंट्स पढ़ा था, मुझे आप बहुत खुशी भी हुई थी कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे, आप जब से मेरा चैनल देख रहे हैं, लेकिन बाय मिस्टेक अगर मैंने कल के दिन आपका नाम नहीं लिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो और हमारी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है, अगर आपको इसमें कुछ कमी, कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं तो बताइएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है लिखिएगा, क्योंकि 2-4 दिन से वीडियोज़ पर व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन जा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ। इतनी मेहनत से स्टोरी बनाई जाती है और होता क्या है कि जो हमारी स्टोरी है वो थोड़ी नीट एंड क्लीन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यूज़ काफ़ी डाउन जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग देखते हैं कि एक दूसरे की कॉपी कर वीडियो बना रहे हैं और गंदे गंदे थंबनेल लगा रहे हैं तो उनके व्यूज़ जा रहे हैं। और हम इतनी मेहनत कर अपनी खुद की स्टडी करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में अगर कोई कहानी लेके आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती है और उसके बावजूद भी व्यूज़ काफ़ी डाउन जाते हैं, तो एक तरीके से मनोबल कमज़ोर होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर बंदा जो मेरे वीडियोस को देखे वो वीडियोस को लाइक करे, कमेंट्स करे और शेयर करे। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।